अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज इस वीडियो में हम जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो आपकी न्यू बुक है, तो जो लास्ट ईयर आई है, तो उस न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के जितने भी एमसीक्यूज हैं, तो टोटल 60 एमसीक्यूज यहाँ पर जो है वो मैं आपको जो है उस लेक्चर में करवाऊंगा। उसको सॉल्व करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी पूरी। और ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी फ्रूटफुल लेक्चर, और साथ में वो स्टूडेंट जो कि ई कैट या फिर जो है वो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्स 2024, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होगा। ठीक है, तो शुरू में हमारे पास 6 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में बनाए हैं। तो हर चैप्टर के 10 एमसीक्यूज हैं, तो टोटल 60 एमसीक्यूज हमारे पास हो जाएंगे 6 चैप्टर्स के। तो बाकी ये सारे जो है वो चैप्टर्स या लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, तो आप उस पर जो है वो देख सकते हैं ये सारे लेक्चर्स को। ठीक है, और अगर आपकी पीडीएफ नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं कि मुझे मैसेज करके पीडीएफ नोट्स की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से, तो फर्स्ट एमसीक्यू है 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल वे डैश। कि इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स वाटर की उसके वेट कितना होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास बराबर होता है, एवोगाड्रोस नंबर की बात करेंगे तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एन ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवोगाड्रोस नंबर। और अगर मास निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एन ए, तो इससे मास निकल जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिया हुआ है 3.01 एक्सपोनेंट 23, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाता है 18, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे बेटा, लाइक 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। तो जब आप इसको कट करेंगे तो ये 1 से कट हो जाएगा, ये हमारे पास 2 से कट हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। तो हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा दिस इज बी 9 ग्राम। ठीक है, तो 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स का वेट जो होगा वो हमारे पास कितना होगा बच्चों, 9 ग्राम होगा। ठीक है, सेकंड एमसीक्यूज है कि 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डैश। 6 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल हमारे पास होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि मास बराबर होता है दिस इज मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो हमें मोल बताना है, तो डायरेक्टली मोल का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मोल बराबर होता है मास ओवर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मास है 6 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हो गया हाइड्रोजन का 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन 3 मोल। क्वेश्चन 3 है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.2 मोल ऑफ मीथेन एट एसटीपी। कि 0.2 मोल्स मीथेन के एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। तो वॉल्यूम एट एसटीपी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दिस इज वॉल्यूम एसटीपी निकालना है तो ये हमारे पास बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स इज 0.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.41, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा दिस इज 44.8 लीटर्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास वॉल्यूम में आ जाएगा दिस इज 4.48 लीटर्स, या डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन 4 है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 हैज अ मास ऑफ डैश ग्राम। 1 मोल कार्बन 12 का वजन कितना होगा। देखो मास बराबर होता है मोल इनटू एटॉमिक मास, तो मोल हमारे पास है 1 मोल और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो मास हमारे पास हो गया 12 ग्राम। लेकिन हमसे यहाँ पे ग्राम में नहीं किलोग्राम में पूछा जा रहा है, तो किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। तो 12 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 0.012। तो ए ऑप्शन 0.012 किलोग्राम। तो किलोग्राम में बताना था तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, वरना इसका आंसर 12 ग्राम आ रहा था। क्वेश्चन 5 है 1 मोल ऑफ H2SO4 इज डैश ग्राम। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ग्राम होते हैं। तो देखो मोल तो हमारे पास बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, तो मास बराबर किसकी हो गया हमारे पास, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास।
तो मोल हमारे पास है 1 और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड का निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज 2 + 32 + 64, तो ये 98 हमारे पास आ जाएगा। तो मास हमारे पास आ जाएगा दिस इज 98 ग्राम। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है स्टोइचोमेट्रिक यील्ड्स, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ अ रिएक्शन गिव अस यील्ड कॉल्ड डैश। तो यील्ड तो आपको पता है कि यील्ड से मुराद होता है प्रोडक्ट, तो यील्ड है, यील्ड से मुराद हमारे पास क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट होती है। तो यील्ड हमारे पास दो तरह की होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यील्ड। एक को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, और दूसरी यील्ड हमारे पास क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यील्ड, या जिसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस होता है। जो हमारा थ्योरेटिकल यील्ड होता है बच्चों, तो वो कैसे आता है, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन से। जब स्टोइचोमेट्री यूज करते हैं तो उससे जो यील्ड निकलता है वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है, और एक्चुअल यील्ड क्या होता है, जो बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल हमारे पास जो यील्ड आती है। और हमेशा हम जानते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है किससे, एक्चुअल यील्ड से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी यील्ड के टॉपिक में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन गिव अस यील्ड। स्टोइचोमेट्री के जरिए कौन सी यील्ड मिलती है हमें, तो हमें पता है थ्योरेटिकल यील्ड मिलती है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा थ्योरेटिकल। 7th है द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड अर्लियर एंड गिव्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश। अब हमें ये भी पता है कि रिएक्टेंट जो हमारे पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये सब चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हैं। तो रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक हमारे पास कहलाता है एक्सेस रिएक्टेंट। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास बनाता है लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, जो बनाता है क्या बच्चों, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ज्यादा प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या हो जाएगा, दिस शुड बी विच गिव्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन 8 है द यूनिट ऑफ मोल इज डैश। मोल की यूनिट हमारे पास क्या होती है, तो मोल की यूनिट हम इस तरह से नहीं, मोल हमारे पास ऐसे बराबर किसके होता है, मोल हमारे पास बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल की असल में दो यूनिट निकलती है हमारे पास, एक तो मोल की यूनिट हम सिर्फ ये लिख सकते हैं MOL, ठीक है, और मोल की एक और यूनिट हम लिख सकते हैं जैसे मास ओवर मॉलिक्यूलर मास है ना, तो ग्राम पर AMU भी लिखा जा सकता है। तो दोनों यूनिट्स हमारे पास मोल की होती हैं। तो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में MOL है तो MOL हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्मॉल n यूनिट नहीं होती है, स्मॉल n इसकी होती है डिनोशन, और मोल तो इसका नेम है, यूनिट है, और कैप स्मॉल m जो हमारे पास होता है ये तो मास को शो करता है। तो दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन 9 है द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश। वो रिएक्टेंट जो ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है उसे क्या कहते हैं, जैसे भी मैंने बताया आपको वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। तो ये ई वाला एक्सेस यहाँ पर है, ई का मतलब एक्सेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ज्यादा। ठीक है। क्वेश्चन 10 एट STP द प्रेशर इज डैश। STP पर, STP किसे कहते हैं, STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP पर प्रेशर कितना होता है, तो 1 atm 760 टोर 101 300 पास्कल, ऑल ऑफ दीज। जैसे 101 300 भी लिखा होता है और ये 101 325 भी इसको मान लेते हैं। तो STP पर प्रेशर आपको पता है ये सारे ही होता है, ऑल ऑफ दीज। 1 atm भी होता है, ATM को फुल फॉर्म में हम लोग कहते हैं दिस इज एटमॉस्फेयर। 1 टोर भी होता है, टोर को हम लोग कहते हैं mm ऑफ Hg। इसी तरह से 101 325 पास्कल भी होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एक ही बात है। इसी तरह से ये 14.7 PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच भी होता है, और यही 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं। तो ये सारी स्टैंडर्ड कैले की क्वांटिटीज हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं इसकी प्रेशर की। तो ये 10 MCQs बेटा है चैप्टर 1 के जो मैंने बताया आपको। अब हम चैप्टर 2 के MCQs देखते हैं। तो चैप्टर 2 हमारा है जो कि होता है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर।
अगले टाइम एमसीक्यूज एटॉमिक स्ट्रक्चर के आएंगे जो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 11 है, एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया? तो एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट, उसका नाम था हेनरी मोजले। तो मोजले ने इसको डिस्कवर किया था, हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर को। तो किस तरह से इसने डिस्कवर किया था उसको? इसने डिस्कवर किया था बाय यूजिंग एक्सरे। एक्सरे को ऑब्जर्व करते हुए उसने क्या किया था, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। और मोजलेस लॉ भी आपने पढ़ा होगा उसके अंदर, ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर। बाकी बोहर का काम तो ये एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं थी। बोहर ने जो है वो असल में सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पेश किया था कि ऑर्बिट्स असल में सर्कुलर होते हैं, तो उनके बारे में नील्स बोहर ने बताया था। इसी तरह से स्टार्क और जीमैन, ये दो इफेक्ट्स थे, स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट। तो ये इफेक्ट किस चीज के बारे में बात करते हैं? लाइक स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होती हैं उनके इफेक्ट्स पर बात करता है ये, ठीक है। तो सिर्फ मोजले जो था इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश। तो ये असल में दिस इज वन ऑफ द बोहर्स पोस्टुलेट। तो ये बोहर्स पोस्टुलेट है कि बोहर ने कहा था कि एमवीआर जो है वो बराबर किसके होता है? दिस इज NH/2 पाई। मतलब एमवीआर हमारे पास क्या हो गया? दिस एमवीआर इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा? एन से मुराद तो यहाँ पर इंटीजर है, एन यहाँ पर कोई इंटीजर है, तो किसका इंटीग्रल मल्टीपल हुआ देखा जाए तो ये इसका हुआ, H/2 पाई का हुआ। तो H/2 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो ये पूरी ओवरऑल इसी इक्वेशन को, जो पूरी इक्वेशन ओवरऑल होती है इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कहा जाता है इसी इक्वेशन को। क्वेश्चन 13 है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन evolve 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स। दिस इज अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ कि किसी भी एक एटम में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाए। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। इट इज वन ऑफ द लॉज ऑफ या रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसको पेश किया था एक साइंटिस्ट वुल्फगैंग पॉली ने। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी एटम में 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो जिनके चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास इसमें कहलाता है, ठीक है। तो ये और ये चारों विस्वेसर रूल जिसको हम लोग N+L रूल कहते हैं, ये एक अलग रूल है। इसी तरह से ऑफ वो प्रिंसिपल, ऑफ वो एक जर्मन वर्ड है जिसके मतलब होता है बिल्डअप। इसी तरह हंट्स रूल वगैरह ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल में डिस्कशन मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर की हुई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी है कि पहले आप मेरे लेक्चर्स को देखें फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करें, देन ये ज़्यादा इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 है, द शेप ऑफ अ सब शेल कैन बी डिटरमिन्ड बाय दिस क्वांटम नंबर। कौन से क्वांटम नंबर से शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन होगा? एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल n से शो करते हैं कि तो एजिमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l। एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से शो करते हैं इसको, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर ms से इसको शो किया जाता है। तो शेप कौन डिटरमाइन करता है? सब शेल का। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आप जानते हैं, वो तो आपको साइज ऑफ ऑर्बिट बताते हैं, साइज ऑफ शेल। तो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, ये आपको बताता है शेप ऑफ सब शेल। सब शेल का शेप कैसा होगा ये आपको बताता है। एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 0 है तो स्फेरिकल, 1 है तो डम्बेल, 2 है तो कॉम्प्लेक्स, 3 है तो कॉम्प्लेक्स। तो शेप हमें बताता कौन है? दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसी को एजिमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसी को हम लोग जो है वो एक और नाम देते हैं, इसी को कहा जाता है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो आपको क्या बताता है बेटा? दिस टेल्स यू अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है स्पेस में। और स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताता है, इट टेल्स यू अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, इफ द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 1 देन द शेप ऑफ ऑर्बिटल विल बी। L से मुराद एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो शेप क्या होगा? देखो L की वैल्यू मैंने क्या बताया, L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, L की वैल्यू 1 भी हो सकती है, L की वैल्यू 2 भी हो सकती है, L की वैल्यू 3 भी हो सकती है। अगर L की वैल्यू 0 है तो शेप हमारे पास कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। तो S सब शेल की बात होगी, S के लिए है, ये P के लिए है, ये D के लिए है, ये F के लिए है।
अगर एल की वैल्यू 1 है तो फिर ये क्या हो गया हमारा, दिस विल बी डम्बेल। अगर एल की वैल्यू 2 है तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस विल बी कॉम्प्लेक्स शेप। और एल की वैल्यू 3 है तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स शेप हो गया। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी, एल की वैल्यू 1 है तो डम्बेल शेप हो जाएगा, तो पी सब शेल का हमारे पास होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 16, विच रूल हैज बीन वायलेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, इसमें पूछने बताया कौन सा रूल वायोलेट हो रहा है। वायोलेट का मतलब होता है टूटना, कौन सा रूल टूट रहा है इसमें। तो क्या लिखा है, 1:2 2:2 2px2 2py1 2pz0। अगर मैं इस तरह लिखो 1:2 फिर 2:2, अब 2p पर जो है ना वो इसको 3 इलेक्ट्रॉन लगाने थे ओवरऑल, तो 2px 2py 2pz। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लगाने और अगर इस तरह से लगा देना कि 2 इसमें लगा दें फिर एक इसमें लगा दें और 0 लगा दें, तो असल में ये कहा जाता है कि इससे जो कन्फिग्रेशन आई ये अनस्टेबल आई। बेहतर ये होगा कि पी एक्स पर एक इलेक्ट्रॉन लगाया जाए, पी वाई पर एक लगाया जाए और पी जेड पर ये लगाया जाए। दिस इज अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, ये हंट्स रूल के अकॉर्डिंग है। तो असल में जब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो होना क्या चाहिए था कि 1 1 1 होना चाहिए था, तो यहाँ हंट्स रूल वायलेट हो गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 17 है, द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय। वेव मैकेनिकल मॉडल एटम का किसने पेश किया। वेव मैकेनिकल मॉडल जिसमें इलेक्ट्रॉन को ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और वेव के साथ साथ उसका जो है वो एक पार्टिकल नेचर भी है, तो ये वेव मैकेनिकल मॉडल कहलाता है, जिसको पेश किया था एरविन श्रोडिंगर ने। तो एरविन श्रोडिंगर ने इसको पेश किया था, जो कि हमारे पास एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे और इन्हीं को इस पर नोबेल प्राइज दिया गया। श्रोडिंजर्स एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया था इट वाज द न्यूक्लियर मॉडल, और नील्स बोहर का जो मॉडल था वो था सोलर सिस्टम मॉडल। हाइसेनबर्ग ने कोई मॉडल पेश नहीं किया था, इसने जस्ट एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पेश किया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द ग्रेटेस्ट एटॉमिक रेडियस। किस इनमें से चारों में से किस एटम का एटॉमिक रेडियस हमारे पास ग्रेटेस्ट होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एटम्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है बेटा। सो अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से अगर बना लें इसको, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो F हो गया, फिर Cl हो गया, फिर Br हो गया, फिर I हो गया, और ये 7A ग्रुप के एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। तो हमें पता है कि जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास हमेशा क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो सबसे फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट एटम हमारे पास होगा और आयोडीन का एटम हमारे पास कैसा होगा, इट विल बी द बिगेस्ट वन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास आयोडीन हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे इसके। टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, कोई आपसे पूछा तो आपको बताना है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एटम का रेडियस कितना होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की बात की जा रही है। वैसे तो किसी भी रेडियस को निकालना है तो वो हमारे पास फार्मूला होता है n² मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये हम 1 का स्क्वायर 1 रखेंगे तो यही आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको इसमें भी पूछा जा सकता है, लाइक के पावर में भी अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5.29 एक्सपोनेंट -10 मीटर। तो ये पावर में इस तरह मीटर में आ सकता है, एक्सपोनेंट्स में। क्वेश्चन 20 है, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये एक थ्योरी की बात की जा रही है। मैक्स प्लांक जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जो बड़ी मशहूर है, जिसके बारे में आप जानते हैं, दिस इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो उन्होंने बताया था कि एनर्जी हमेशा क्वांटाइज रहती है। तो उन्होंने एक बात की थी कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगाया था, तो प्लांक्स कांस्टेंट रिड्यूस किया था, E = h न्यू,
ये बड़ी मशहूर प्लांक्स इक्वेशन है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है वो न्यू से शो करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ न्यू। ठीक है, 21 है द डेंसिटी। अच्छा, अब इसके बाद 21 से हमारे पास फिर चैप्टर चेंज हो गया। दिस इज नाउ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। चैप्टर 3 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारे पास है। इसमें क्वेश्चन पहला है 21 से कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट डैश। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और अगर हमें कन्वर्ट करना हो किसमें, लाइक केल्विन में, तो प्लस 273 कर दें। 274, 275, 276, 277। तो ये हमारा 277 केल्विन आ जाएगा। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 है अमंग BeCl2, CHCl3, CCl4 एंड PCl5 द ऑक्टेट रूल इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन डैश। किसमें ऑक्टेट रूल ऑब्जर्व नहीं होगा? ऑक्टेट रूल का क्या मतलब होता है? एक चीज तो ये समझनी पड़ेगी। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। कह रहे कि इन चारों में से ऑक्टेट रूल किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, नहीं ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो जब हम एक एक करके सारे मॉलिक्यूल में ड्रॉ करते हो ताकि आपको सभी ECl2 की बात करेंगे तो बेरिलियम है, और इस तरह से दो तरफ से Cl से बॉन्ड बना लेगा। तो ये BeCl2 हो गया। CHCl3 बनाएंगे तो ये इसको अगर मैं इस तरह बना लूं कि कार्बन लिया, फिर क्लोरीन लिया, फिर क्लोरीन लिया, फिर क्लोरीन लिया, फिर एक तरफ हाइड्रोजन ले लिया, और लोन पेयर कार्बन के जो लोन पेयर्स दिखा दिए, सॉरी क्लोरीन के लोन पेयर दिखा दिए। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यकीनन ये आपको बनाना आता होगा। CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन के 4 तरफ क्लोरीन हम लगा देंगे सिंपली। ठीक है, फिर बाकी हम यहाँ पर इसके जो है वो लोन पेयर लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद PCl5 की बात करेंगे तो ये फास्फोरस है, सॉरी ये फास्फोरस है। फास्फोरस के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 तरफ से क्लोरीन से हमारे पास जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देख लें, अब जरा चेक करते हैं ऑक्टेट रूल किसमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा। देखो बेरिलियम है ना, इसके लास्ट सेल में आप देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इसके लास्ट सेल में फास्फोरस के लास्ट सेल में सेंट्रल एटम के लास्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से इसका एक्सटेंडेड ऑक्टेट बन रहा है 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। और बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पर इसका हमारे पास बन रहा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो देखा जाए तो BeCl2 और ये PCl5 इन दोनों में ही हमारे पास जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। दैट्स वाई सी ऑप्शन हमारे पास होगा करेक्ट। तो मेरे MCQs को आप देख सकते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें अच्छी तरह से। जस्ट आंसर्स आपको पता हो जाए कि ये इसका करेक्ट आंसर, इससे कोई फायदा नहीं जब तक आपको पता ना हो कि आंसर क्यों आ रहा है। 21 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इनमें से किसमें सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं? तो 4 स्ट्रक्चर दोबारा से दिए गए, तो चारों को दोबारा से बनाता हूँ। जैसे H2O वाटर है, तो ऑक्सीजन लिया और दो तरफ हाइड्रोजन ले लिया, और इसके लोन पेयर लगा दिए ऑक्सीजन के। अमोनिया है, नाइट्रोजन लिया, और ये 3 तरफ हाइड्रोजन आ गया। इसके नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीथेन बनाना है, CH4 है, दिस इज मीथेन, तो ये कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 तरफ हाइड्रोजन से जुड़ गया। अब देखो किसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखो इसमें भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। नाइट्रोजन में देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें भी 4 पेयर है। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4, तो इन तीनों में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर मिलाकर टोटल पेयर्स की बात की जा रही है, तो ये डी ऑल ऑफ दिस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, सवाल नंबर 24 है द मॉलिक्यूल अमंग CCl4, PCl3, SF4 एंड
NH3 that does not contain lone pair of electron around the central atom is dash. इनमें से किसमें जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अराउंड नहीं मौजूद होगा। ठीक है, एक एक करके वन बाय वन चेक कर लेते हैं। अगर हम CCl4 की बात करें, पहला स्ट्रक्चर में जिस स्ट्रक्चर में लोन पेयर नहीं दिखेगा अब उस पर टिक कर देगा। अगर CCl4 की बात करें, कार्बन बनाया, कार्बन के लास्ट शेल में क्लोरीन बना दिया, सॉरी कार्बन के अराउंड हमने क्लोरीन बना दिया, और ये क्लोरीन के हमारे पास जो है वो ये हमारे पास आ गए क्या, लोन पेयर्स। अब यहीं पर आप चेक करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि भाई कार्बन के अराउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक भी मौजूद नहीं है, नो नॉट कंटेन लोन पेयर। तो CCl4 हमारा पहले ही आंसर ही करेक्ट हो गया। बाकी इन सबको बनाएंगे तो लोन पेयर आ जाएगा, तो मैं बना नहीं रहा मैं, चूंकि हमें फर्स्ट में आंसर पता लग गया है। तो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो PCl3 में भी लोन पेयर आएगा, SF4 में भी आएगा, अमोनिया में भी लोन पेयर 100% आएगा। ठीक है, तो PCl3 में फास्फोरस में एक लोन पेयर आएगा, सल्फर में भी एक लोन पेयर आएगा, और नाइट्रोजन में भी एक लोन पेयर आ जाएगा। क्वेश्चन 25 द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डैश। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं? देखो नाइट्रोजन ये N हो गया, ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हमारे पास यहाँ पर बन गया लोन पेयर, चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओवरऑल नाइट्रोजन के पास। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? तो देखा जाए तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर हमारे पास इसमें 3 दिख रहे हैं, और लोन पेयर जो है वो मॉलिक्यूल में 2 दिख रहे हैं। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो टोटल पेयर हमारे पास हो जाएंगे 5। ठीक है, क्वेश्चन 26 अमंग BeF2, BF3, NH3 एंड CCl4 द मॉलिक्यूल विद जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट किसका हमारे पास होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जीरो डायपोल मोमेंट का मतलब हो गया कि हमारे पास हमें यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, या जिसके म्यू की वैल्यू 0 है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास होगा जिसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर ना हो? जीरो डायपोल मोमेंट अभी BeF2 है, BF3 है, अमोनिया है, CCl4 है। वैसे आई थिंक यहाँ पर 2 आंसर करेक्ट हो सकते हैं। जीरो डायपोल मोमेंट नहीं हो सकता, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था, गलत क्वेश्चन यहाँ पर, रॉन्ग यहाँ पर होगी असल में। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सही कर देता हूँ। विथ डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, वो डायपोल मोमेंट जो उसमें डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब देखो अभी सूरत में क्या होगा, BeF2 का तो 0 हो जाएगा, लीनियर है। BF3 में भी लोन पेयर नहीं है, CCl4 में भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो उसका मतलब ये हमारा पोलर हो गया, और उसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पर हमें पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना था जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। क्वेश्चन 27 है इन sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन द p कैरेक्टर इज मैक्सिमम इन। तो अब हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं कि sp3 के अंदर तो p कैरेक्टर कितना होता है, दैट इज 75% इसका जो है वो p कैरेक्टर होता है। sp2 के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास 66% p कैरेक्टर होता है, और sp के अंदर देखते हैं तो 50% p कैरेक्टर होता है। तो ऐसे सबसे ज़्यादा p कैरेक्टर हमारे पास आता है किसके अंदर? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, जो कि 75% कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है p ऑर्बिटल। क्वेश्चन 28 कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ डायपोल मोमेंट डैश बाय। अब CO2 का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो हमें इस तरह से दिखता है, कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक तरह का हमारे पास एक लीनियर शेप हमारे पास आता है इसके अंदर जिसके बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होती है। अब चूंकि मॉलिक्यूल हमारे पास लीनियर हो रहा है तो लीनियर की डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होती है, तो इसके हमारे हमेशा A हो जाएगा 0। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का होता है बेटा? नॉन पोलर नेचर का एक होता है। 29 है वाटर हैज डैश स्ट्रक्चर। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो टेट्राहेड्रल होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें, सॉरी यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पर बात की जा रही है, तो हो जाएगा एंगुलर, एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर होगा। चूंकि वाटर क्या हमारा H2O है ना भाई। अब H2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन उल्टे हुए टाइप का बनता है, ये इस टाइप का, और बॉन्ड एंगल हमारे पास आता है 4.5 डिग्री। रीज़न यही है कि इसमें बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 हैं और लोन पेयर हमारे पास 2 हैं। तो ये इस कंडीशन में जो हमारे पास शेप आता है उसको एंगुलर कहते हैं,
या बेंट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है वो वी शेप भी कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 30 है NH3 मॉलिक्यूल इज फॉर्म थ्रू डैश ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया मॉलिक्यूल किस हाइब्रिडाइजेशन से बनता है? ठीक है। अब देखिए टोटल सिंपल सी बात है ना कि जिसमें अगर हम देखते हैं ना, इसका आसान तरीका है लाइक जिसका शेप जिसमें 4 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइज करेगा, या 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है वो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो रहा है, तो टोटल 4 पेयर्स आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन के। तो 4 पेयर आ रहे हैं तो शेप हमेशा कैसा बन जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और शेप जो है वो टेट्राहेड्रल टाइप का आएगा। सही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल में sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है। क्वेश्चन 31 से हमारा चैप्टर जो है वो चेंज हो गया अब। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया, स्टेट ऑफ मैटर गैसेस जिसको हम कहते हैं, गैसेस के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 31 से है कि इफ V1 इक्वल टू 5 लीटर, P1 इक्वल टू 2 ATM, T1 इक्वल टू इतना, T2 इक्वल टू इतना, V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन P2 इक्वल टू 1। तो ये एक न्यूमेरिकल यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें हम लोग जो है वो एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हमें V2 निकालना है। V2 बराबर हो गया P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। V2 बराबर हो जाएगा P1 हमारे पास हो गया दिस इज P1 हमारे पास हो गया दिस इज 2 ATM, V1 हो गया 5 लीटर, T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से नीचे आएंगे तो T1 273 मतलब 546 हो गया ये हमारे पास। ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई बाय सॉरी P2 कितना हमारे पास है 1। तो सिंपल कटिंग हो सकती है 273 1 जा 273 272 जा ये हो जाएगा। ठीक है। फिर ये हमारे पास 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 5 लीटर हमारे पास आंसर आएगा। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो 5 लीटर आंसर हो गया। 32 है के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इज द एक्सप्रेशन ऑफ। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक्सप्रेशन है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है। 33 एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट जीरो किसके बराबर होता है? देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं? एक टेम्परेचर है, यकीनन आपने इसके बारे में पढ़ा रखा होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है। अब वो 0 डिग्री, अब वो क्या होता है? उसके अलग अलग वैल्यूज़ हैं। एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यूज हमारे पास होती हैं या तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को 0 केल्विन कहते हैं, यही माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो यहाँ फ़ारेनहाइट में बस सही लिखा हुआ है, राउंड ऑफ कर लेंगे तो -460 हो जाएगा ये, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेंटीग्रेड में 0 नहीं होता, सेंटीग्रेड में हमारे पास होता है 273 माइनस का, और केल्विन में 0 केल्विन होता है। माइनस में तो केल्विन कभी जाता ही नहीं है, तो दैट्स वाई सी तो हो ही नहीं सकता था। 34 SI यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज डैश। SI यूनिट प्रेशर की क्या होती है? उसको पास्कल कहा जाता है। पास्कल भी कह सकते हैं, इसी पास्कल को हम लोग कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात है। 35 है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू डैश पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर से हमारा 1 ATM, 1 ATM कितने पास्कल के बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। और 760 के बराबर होता है, 760 टोर के बराबर होता है, 14.7 PSI के बराबर होता है, 1.01325 किलो पास्कल के बराबर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर पास्कल की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा 101,325। ठीक है। 36 है वेट ऑफ 1 DM क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज डैश। तो वॉल्यूम एट STP बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41। हमें यहाँ पर क्या बताना है? मास बताना है। ये हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 22.41। वॉल्यूम हमारे पास है 1 DM क्यूब, मॉलिक्यूलर मास हो गया 32 डिवाइड बाय 22.41। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका कि 1 DM क्यूब अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो फिर वो हमारा कितना जो है वो मतलब कितना उसका वेट होगा, क्या वेट होगा। तो 32 को हमें डिवाइड करना होगा 22.41 से। ठीक है।
I think so कि we are making some mistake here. मास ओवर मोलर मास इंटू 22.41 सही है. मास बराबर हो गया वॉल्यूम इंटू मॉलिकुलर मास डिवाइड बाई 22.41. यस 1.42 इसका आंसर आ जाएगा. मतलब 1.427 या 1.43 कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका. तो ये आंसर जो हमारे पास आएगा ये ग्राम में आएगा. सही है. 37 है. डेंसिटी ऑफ अ गैस इज यूजुअली एक्सप्रेस इन दीज केमिकल यूनिट्स. डेंसिटी क्या चीज होती है बेटा? डेंसिटी तो हमारे पास होता है दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ना. तो केमिकल यूनिट्स के लिहाज से मास हमेशा किस में होता है भाई? ग्राम में होता है. और वॉल्यूम होता है डेसीमीटर क्यूब में. तो ये हो जाएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है, ग्राम पर लीटर भी इसको हम लिख सकते हैं. लेकिन अगर एसआई सिस्टम में कहा जाएगा डेंसिटी को तो हम वहां लिखेंगे दिस विल बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब उस वक्त कहेंगे. ठीक है. 38 डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट डैश. कि गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कब करती है? तो बड़ा बेसिक तरीका है इसमें कि डेविएट करना मतलब इनहराफ करना. तो कोई भी एक नॉर्मल गैस, मतलब यहाँ पर गैस की बात करें, रियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल बिहेवियर से वो कब डेविएट करेगी? तो वो हमेशा उस वक्त डेविएट करेगी जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा और बहुत ज़्यादा हाई हमारे पास क्या होगा? प्रेशर होगा. तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर अगर ढूंढना है यहाँ पर आपको तो ए ऑप्शन में मिल जाएगा. मतलब इन सब में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर ही और सबसे हाईएस्ट प्रेशर वाली कंडीशन ए ही है, जिसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, लो प्रेशर भी और लो टेम्परेचर भी और हाई प्रेशर भी. 39 है. प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ दैट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो किस टेम्परेचर पर कह रहे हैं कि जो किसी गैस है उसका वॉल्यूम जो है हमारे पास जो है वो डबल हो जाएगा. तो एक गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका मतलब कि वो है 273 केल्विन पर. तो अब वो जाहिर सी बात है कि जब केल्विन टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा. सिंपल चार्ल्स लॉ जिसको हम कहते हैं. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो दिस इज आल्सो नोन एज चार्ल्स लॉ. तो 273 का डबल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 546 केल्विन. तो इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम डबल हो जाएगा. 40 क्वेश्चन है. द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज डैश. 4 गैस दी गई हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर बताना पड़ेगा. तो सबके हमें मॉलिक्यूलर मासेस पहले निकालने पड़ेंगे. अमोनिया के 14 + 3 17 हो जाएगा. सल्फर डाइऑक्साइड का 32 + 32 64 हो जाएगा. इसका 71 हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 44. तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी अमोनिया. अमोनिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और फिर क्लोरीन. तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है क्योंकि लाइटर गैसेस फास्टर डिफ्यूज करेंगी स्लोअर गैसेस के मुकाबले में. इसी को हम लोग कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो ये बेटा ये हमारे कंप्लीट हो गया. दिस इज चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4 सॉरी. अब चैप्टर 5 पे आते हैं. चैप्टर 5 हमारे पास है. दिस इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट. तो लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं. ये भी आसान चैप्टर है काफ़ी. क्वेश्चन 41 है. विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कैन नेवर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कब होती है? जब हाइड्रोजन कनेक्ट होता है FON में से किसी एक एलिमेंट से. तो जाहिर सी बात है Cl आ जाएगा तो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. दैट्स वाई हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि कभी हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता क्लोरीन जो है. 42 है. द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन इज कॉल्ड एज डैश. देखो एवापोरेशन किसे कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं कि किसी भी लिक्विड का गैस बन जाना. लेकिन यही गैस वापस लिक्विड बनना शुरू हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है फिर कंडेंसेशन. ये रिवर्स प्रोसेस है जिसमें गैस जो है ना लिक्विड बन रही होती है. ठीक है. 43 है. विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज अ मैक्सिमम वेपर प्रेशर. किसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा? तो वेपर प्रेशर क्या है? दैट इज द अमाउंट, मतलब द प्रेशर जनरेटेड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. और वेपर प्रेशर जो है ना वो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स. जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा उतनी कम वेपर प्रेशर जनरेट होगी. अब जैसे वाटर की बात की जाती है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. हनी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो
और डीजल के अंदर डीजल और पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। लेकिन अब हमें ये भी पता होता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, जिसमें जितना ज़्यादा एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितने बड़े मॉलिक्यूल होंगे उतने कम वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा पेट्रोल के अंदर, क्योंकि पेट्रोल बहुत इजीली वेपराइज होगा इन सब के मुकाबले में। जल्दी वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों वेपर बनेगा जल्दी? पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दूसरी चीज़ मॉलिक्यूल का साइज भी छोटा है। अब इसमें ऐसी बात है कि पेट्रोल के अंदर हमारे पास कार्बन की तादाद 6 कार्बन होते हैं और डीजल में तकरीबन 16-17 के करीब कार्बन एक एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर पेट्रोल का है। क्वेश्चन 44 है द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डैश। भाई सॉलिड का लिक्विड बन जाना, जैसे बर्फ का पिघल जाना पानी में, तो उसका हम लोग मेल्टिंग भी कहते हैं और साथ में इसी प्रोसेस को फ्यूजन भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 45 है द स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डैश। ठीक है, लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच की स्टेट हमारे पास क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं दिस इज लिक्विड क्रिस्टल। 46 से लिक्विड क्रिस्टल वाज डिस्कवर्ड बाय डैश इन 1888। तो लिक्विड क्रिस्टल को सबसे पहले फ्रेडरिक नीजन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1888 में। 47 है फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू डैश। पानी का गिरता हुआ कतरा हमेशा गोल होता है। रीजन क्या होती है इसके पीछे रीजन होती है सरफेस टेंशन, क्योंकि जब पानी का कतरा गिर रहा होता है ना तो वो स्फेरिकल टाइप का ऐसा गोल सा आपको दिखता है। रीजन क्या होती है? रीजन ये होता है कि जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है ना सारे, अब ये पानी के सरफेस पर ये सारे मॉलिक्यूल हैं, अब ये आपस में क्या करते हैं, अपने आप को जो है ना वो खींचते हैं आपस में, इनके बीच में इंटरेक्शन होती है और उनके बीच में जब इंटरेक्शन करते हैं तो सरफेस क्या होता है, उसका एरिया कम से कम हो जाता है। तो हम जो जानते हैं कि स्फीयर के अंदर हमारा लीस्ट सरफेस एरिया, सबसे कम सरफेस एरिया उसके अंदर होता है, किसी हमारे स्फीयर के अंदर होता है। क्वेश्चन 48 है 1 पॉइस इज इक्वल टू डैश सेंटीपॉइस। एक पॉइस में सेंटीपॉइस कितने होंगे? तो एक पॉइस में 100 सेंटीपॉइस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो पॉइस एक यूनिट है जिससे हम लोग क्या नापते हैं बेटा? विस्कोसिटी को नापा जाता है। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था पॉइज़ेल, जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो एक पॉइस में 100 सेंटीपॉइस होते हैं और ये भी याद रख लें कि एक पॉइस में हमारे पास 1000 मिली पॉइस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन। इनमें से किस लिक्विड की सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी? तो ये भी हम जानते हैं सरफेस टेंशन को वैसे गैमा से शो किया जाता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जितनी ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन आएगी। जैसे इनमें से गैसोलीन को अगर आप हटा लेना, गैसोलीन है जैसे डी ऑप्शन है, गैसोलीन जिसको हम लोग पेट्रोल को ही गैसोलीन कहते हैं, तो पेट्रोल तो हमारा हाइड्रोकार्बन है C6H14 है, तो उसके अंदर तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, तो उसको हटा लें। बाकी इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन फ़र्क ये सिर्फ ये कि इथाइल अल्कोहल में एक जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना इथाइल अल्कोहल को, तो इस तरह से बनाते हैं जैसे आप जानते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर बस ये इस जगह पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। HF भी जब हम बनाएंगे HF का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा कि HF के मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास जो है वो मिलेगा, दिस इज वन हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। लेकिन जब वाटर का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। दैट्स वाई वाटर के अंदर इन सब में से सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, बिकॉज इसका स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। क्वेश्चन 50 है नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद बिगर साइज विल एक्सपीरियंस डैश। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमेशा हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स या तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है या फिर इनके अंदर हमने पढ़ा था कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो चाहे किसी भी साइज के हों, तो उनमें हमेशा जो है वो लंडन फोर्सेस पाई जाती हैं, लंडन या जिनको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, ये पाई जाती हैं।
तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, लंदन फोर्सेस। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारे पास है, दिस इज चैप्टर नंबर 6, इसको हम कहते हैं सॉलिड्स। इसके 10 MCQs यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। क्वेश्चन 51 है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयंस इज कॉल्ड डैश। 1 मोल जब आयन बनता है, गैस 1 मोल क्रिस्टल बनता है जब अपने गैसियस आयन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं। जैसे Na+ आपने लिया गैसियस फॉर्म में, Cl- लिया आपने गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, NaCl हमारे पास जनरेट हो गया और साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी निकल गई, डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास आ गई नेगेटिव। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। सॉल्ट का क्रिस्टल जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको लैटिस एनर्जी कहा जाता है। और सेम यही अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कोवेलेंट के लिए हम लोग फिर क्या यूज करते हैं, बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए होता है, तमाम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। 52 क्वेश्चन है, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली, विद दिस बिहेवियर इट इज सेड टू बी। ग्रेफाइट, चूंकि हमारे पास ग्रेफाइट हमारा क्या है बेटा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं हमेशा उनका जो है वो एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है। चूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जो है वो हमारे पास इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स की सूरत में जुड़ा होता है ना, ये तो इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं जिसमें कार्बन के एटम्स जुड़े होते हैं और डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि हर लेयर के बीच में एक 3.35 एंगस्ट्रॉम का फासला होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करना होता है तो वो पैरेलल टू द प्लेन तो पास हो जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है ना वो करंट पास नहीं करता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी नेचर को हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक नेचर, के एक्सेस चेंज करने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। सही है। क्वेश्चन 53 है, NaCl and Mg और आइसोमॉर्फस सॉलिड्स बिकॉज दे हैव सेम डैश। आइसोमॉर्फस सॉलिड्स का मतलब क्या होता है कि इनके सेम ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास होंगे। तो वर्ड में ही इसका जो जवाब छुपा है वह आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फ के मतलब होते हैं स्ट्रक्चर या शेप। तो सेम शेप होगा तभी आइसोमॉर्फस होंगे। जैसे NaCl और Mg इन दोनों का शेप होता है क्यूबिक, दैट्स वाई ये हमारे आइसोमॉर्फस है। 54 है, द टेम्परेचर एट विच टू इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स कोएग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। तो इस टेम्परेचर को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अल्फा सल्फर है और इसी तरह से बीटा सल्फर है, तो अब इसमें क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम पर होते हैं ना, तो इनका एक टेम्परेचर होता है, दिस इज 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, इस टेम्परेचर पर अल्फा सल्फर मतलब रोम्बिक सल्फर और बीटा सल्फर मतलब मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन 55 है, डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ डैश। डायमंड, ये हीरा किसके एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल। तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल होता है जो डायमंड होता है। रीजन क्या होता है, जो इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जैसे कार्बन के एटम्स हैं तो अब वो कार्बन के एटम्स अगले 4 कार्बन एटम्स से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से लाइक दैट। तो ये हमारा चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसके अंदर, दैट्स वाई ये कोवेलेंट क्रिस्टल कहलाते हैं। 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज नेग्लिजिबली कंप्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। सबसे कम आपको पता है कि जो कंप्रेशन होती है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होती है, बिकॉज इनके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, ये टूट जाएगा, डिफॉर्मिटी इसके अंदर हो जाएगी। 57, इफ ऑल 3 एक्सिस इन यूनिट सेल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। यूनिट सेल के अगर क्या बात की जा रही है कि इसी यूनिट सेल में सारे एक्सिस A, B, C ये तीनों एक्सिस डिफरेंट है और अल्फा बीटा गैमा ये सब के सब 90 डिग्री हैं, तो बताइए क्या शेप होगा। तो जैसे कि हमने अगर पढ़ा है आपने मेरे लेक्चर्स को, तो आपको पता है कि सीट और HMT इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना भाई, सीट और HMT, जिसमें हम जो थर्ड वाला होता है ना उसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C करते हैं, अल्फा बीटा गैमा सब बराबर और सब 90 डिग्री। तो ये O से मुराद हमारे पास होता है दिस इज ऑर्थोरोम्बिक। तो ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम हमारे पास हो गया। इसी ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम को कुछ किताबों में जो है वो ट्राइगोनल सिस्टम भी कहा जाता है, तो एक ही बात है। 58 इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, पोटेशियम, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
पोटेंशियल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं फिटकिरी। तो इसके फॉर्मूले में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में दिखेगा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O। तो ये जो 24H2O आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब ये मौजूद है तो इसका मतलब वो कंपाउंड 100% कैसा है? क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल जैसा है। ठीक है, लास्ट दो एमसीक्यूज बचे हैं। एमसीक्यू 59 है, ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ डैश। सोडियम क्लोराइड के हर यूनिट सेल में वो कंसिस्ट होता है डैश पर, एक इंचेस इस पर कंसिस्ट करता है। तो जब NaCl की बात करेंगे तो इसका यूनिट सेल इस तरह से निकलता हमारे पास है। इस तरह से क्यूबिक यूनिट सेल इसका हम ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि रेड से मैं बना देता हूँ सोडियम के एटम को, तो ये 4 सोडियम के एटम इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। और ग्रीन से मैं क्लोरीन को बना देता हूँ, और क्लोरीन के 4 एटम क्लोरीन के इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 सोडियम पॉजिटिव है और 4 Cl नेगेटिव है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, दिस इज 4Na प्लस एंड 4 Cl माइनस साइन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल कौन सा है जिसमें मेटल होगा कोई ना कोई? जैसे आयरन है, आयरन एक मेटल है जिसका सिंबल होता है Fe, तो आयरन एक मेटेलिक क्रिस्टल हमारे पास होगा। ठीक है बच्चों, सो ये हमने यहाँ पर बेटा देखा तमाम चीज़ों को। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो दैट्स गुड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने आपको बता दी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसको मेंशन कर लें, सेव कर लें अपने मोबाइल में, 0300215272। ठीक है, तो ये जो नंबर है दिस इज़ माय ओन व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो इस नंबर को आप सेव कर लें। और अगर आपको क्लास फर्स्ट ईयर, किसी भी क्लास के, क्लास फर्स्ट ईयर के या फिर सेकेंड ईयर के या फिर ECAT के या फिर लाइक MD CAT के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स रिक्वायर है अगर, तो वो PDF आप मुझसे जो है वो बहुत जो है वो ले सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। और वो बहुत, और ये वैसे ये PDF पेड होंगे और बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ चार्जेस पर जो है वो मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल्स हैं जो मेरे अपने बनाए हुए हैं या फिर इसके अलावा भी जो मटेरियल मेरे पास है वो सारे मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और जो बच्चे NT टेस्ट दे रहे हैं उसके लिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।